नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 2 के 13वें पाठ एक दिन का इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कविता से सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मूठ देने लगे। तो आइए कविता की इन पंक्तियों को हम सामान्य वाक्य में बदलते हैं। सबसे पहली पंक्ति है, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। इसका सामान्य वाक्य बनेगा, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा था। दूसरी पंक्ति है, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। इसका सामान्य वाक्य है, आँख भी लाल होकर दुखने लगी। अगली पंक्ति है, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इसका सामान्य वाक्य बनेगा, बेचारी ऐंठ दबे पाँव भागी। और आखिरी पंक्ति है, जब किसी ढप से निकल तिनका गया। इसका सामान्य वाक्य बनेगा, जब तिनका किसी ढप से निकल गया। तो आइए कविता से अगले प्रश्न को करते हैं। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कविता में चर्चा की गई है कि जब एक छोटा सा घास का तिनका मनुष्य को परेशान कर देता है, मनुष्य स्वयं को असहाय सा महसूस करने लगता है, तो शक्तिशाली वस्तु तो मनुष्य का नामो निशान मिटा सकती है। इससे मनुष्य को घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। आइए अब कविता से तीसरे प्रश्न को करते हैं। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, आँख में तिनका पड़ते ही घमंडी की तंद्रा टूट जाती है। वह बेचैन हो जाता है और उसकी आँखों में तेज दर्द होता है। कविता से चौथा प्रश्न है, घमंडी की आँख में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ अथवा कपड़े का गुच्छा बनाकर उससे घमंडी की आँख का तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। आइए अब पाठ से 5वें प्रश्न को करते हैं। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इस प्रकार की चेतावनी कबीरदास जी ने भी दी है। तिनका कबहू न निंदिए पाम तली जो होए, कबहू उड़ी आँखिन परई पीर घनेरी होए। इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। दोनों में समानता यह है कि दोनों ही काव्यांशों में तिनके का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया गया है। आइए अब दोनों काव्यांशों में अंतर देखते हैं। पहले काव्यांश में कवि हरिऔंध जी हमें घमंड ना करने की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि दूसरे काव्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें किसी को भी अपने से नीचा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए। आइए अब भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी ढप से निकलने का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रियाओं को सूचित करने वाले वाक्यांश
और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों के खाली स्थान को भरिए। आइए नीचे दिए गए वाक्यांशों को देखते हैं। छप से, टप से, थर्र से, फुर्र से, सन से। तो आइए इन वाक्यांशों का प्रयोग करके अधूरे वाक्यों में भरते हैं। सबसे पहला वाक्य है, मेढक पानी में छप से कूद गया। दूसरा वाक्य है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। तीसरा वाक्य है, शोर होते ही चिड़िया फुर्र से उड़ गई। अगला वाक्य है, ठंडी हवा सन से गुजरी, मैं ठंड से थर्र से कांप गया। तो इस प्रकार एक दिन का इस कविता के सभी प्रश्न उत्तरों को हमने पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।